नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों से, आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड ले चलते हैं। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपको बता दें, बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री सचिवालय में समीक्षा बैठक करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, राज्य के विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी भी लेंगे और सचिवालय के विश्वकर्मा भवन के पंचम तल के सभागार में यह बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्य सचिव एसएस संधू समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक होने जा रही है और इसमें आपको बता दें कि सचिवालय के विश्वकर्मा भवन के पंचम ताल के सभागार में ये बैठक होगी और राज्य के विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव एसएस संधू समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। तमाम बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं और स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री सचिवालय में समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। तमाम जानकारी इसमें लेंगे, अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे तमाम और स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी लेंगे। दरअसल रोजगार को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमान संभालते ही ऐलान किया था कि सबसे पहले रोजगार की तरफ उनका फोकस रहेगा। दरअसल बेरोजगारी जिस तरीके से एक अहम मुद्दा बना हुआ है उत्तराखंड में, इसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव मोड में है और अब राज्य के विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी लेंगे। और इसी बीच आपको बता दें कि तमाम अधिकारी इस वक्त मौजूद रहेंगे इस बैठक के दौरान और सचिवालय के विश्वकर्मा भवन के पंचम तल के सभागार में ये बैठक होगी। आगामी विधानसभा चुनाव भी है तो ऐसे में पुष्कर सिंह धामी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अब राज्य के विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी लेंगे, इसके लिए उन्होंने पहल की शुरुआत कर दी है और मुख्यमंत्री सचिवालय में समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं तमाम अधिकारियों के साथ। इस बैठक में मुख्य सचिव एसएस संधू समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे और ये बैठक विश्वकर्मा भवन के पंचम तल के सभागार में होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में बैठक करेंगे और स्वरोजगार योजना की जानकारी लेंगे कि स्वरोजगार योजना किस तरीके से कहां तक पहुंची है, कितना लाभ इसको लोगों को मिल रहा है, सारी जानकारी अधिकारियों से ली जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक होने जा रही है और इस बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव एसएस संधू समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे और मुख्य सचिव एसएस संधू भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि राज्य के विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी ली जाएगी और सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में यह बैठक होने जा रही है। बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय में एक समीक्षा बैठक करेंगे, राज्य के विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी ली जाएगी। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ और हमारे सीनियर साथी धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, आज बैठक होने जा रही है मुख्यालय के मुख्यमंत्री की, क्या कुछ इस बैठक में रहेगी? स्वरोजगार को लेकर के कहा जा रहा है कि समीक्षा बैठक वो कर रहे हैं, पूरी जानकारी लेंगे, आपके पास क्या जानकारी धीरेन्द्र? बिल्कुल सोनिका, देखिए जो मुख्यमंत्री कार्यालय से हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार आज 12 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित पंचम तल के सभागार में एक बैठक करने जा रही है। समीक्षा बैठक होगी जिसमें उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू समेत तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी है राज्य के उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही जो अन्य जिले हैं प्रदेश के, उन जिलों के जिलाधिकारी, जिला उद्योग अधिकारी, ये सब भी वहां पे उपस्थित रहेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और उनसे स्वरोजगार की दिशा में सरकार द्वारा चलाए जा रहे जो काम है, जो परियोजनाएं हैं वो कहां तक पहुंची हैं, अगर उनमें कोई दिक्कत आ रही है तो क्यों आ रही है, उसका निदान कैसे किया जाए, इन सब बिंदुओं पे मुख्यमंत्री गहन समीक्षा बैठक लेंगे सोनिका। और इसके साथ ही स्वरोजगार की जो नई नई योजनाएं भी जो बनाई जा सकती हैं उस पर भी विचार होगा और किस तरह से उन्हें, चुनावी साल है, सिर्फ दिसंबर तक का समय मुख्यमंत्री के पास है, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसके पहले उन्हें धरातल पर किस तरह से उतारा जाए, इन सब बिंदुओं पर गहन समीक्षा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और ठीक 12 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी और एक लंबे समय तक चलने वाली ये बैठक बताई जा रही है सोनिका, क्योंकि आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब शपथ लिया तो उनका पहला बयान था कि वो युवाओं का ध्यान रखेंगे और सबसे बड़ी जो समस्या है प्रदेश की रोजगार की, उसको कम करेंगे, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। और आजकल रोजगार की अगर बात करें, क्योंकि सरकारी सिस्टम में रोजगार का जो एक तरह से लिमिटेशंस है, बहुत लिमिटेड जॉब होती है, उसको देखते हुए सभी सरकारों का जोर रहता है कि स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और आज उसी के संबंध में ये बैठक है और धरातल पे किस तरह से स्वरोजगार को उतारा जाए उसको लेकर के सोनिका समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं।
तो धीरेन्द्र, क्या ये माना जाए कि स्वरोजगार योजना के तहत सीधा सीधा युवाओं पर पूरा फोकस है मुख्यमंत्री का? बिल्कुल सोनिका, चूंकि राज्य में युवाओं की एक बड़ी संख्या है और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में युवाओं का एक महत्वपूर्ण रोल होने जा रहा है, क्योंकि अगर एक युवा जुड़ता है तो उसका परिवार भी सत्ता, सरकार, संगठन और पार्टी से जुड़ता है, उनके विचारों से जुड़ता है। तो इसलिए जो मुख्यमंत्री है, क्योंकि स्वयं में युवा है, एक बेहद युवा मुख्यमंत्री कहे जा रहे हैं, क्योंकि अब तक जितने मुख्यमंत्री हुए पुष्कर सिंह धामी अपेक्षाकृत उन सबसे कम उम्र के हैं। इसको देखते हुए और यूथ मोर्चा बीजेपी में 2 बार लगातार प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो युवाओं की समस्याओं को बहुत गहराई से समझते हैं मुख्यमंत्री। और इस समय कोई भी सरकार अगर रोजगार और स्वरोजगार के मोर्चे पे सफल होती है तो निश्चित तौर पे 2022 का जो संग्राम होगा उसमें उसको जनता का जो सपोर्ट है, जो जनादेश है, वो मिलने की पूरी संभावना बन रही है। तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री लगातार रोजगार और स्वरोजगार पे और खासकर युवाओं को केंद्र में रख करके योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं, उनको धरातल पे उतारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। धीरेन्द्र, इस समीक्षा बैठक की क्या कार्य योजना आप देख रहे हैं और कौन कौन शामिल रहेंगे इसमें? मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं सुखबीर सिंह संधू और उनके साथ तमाम विभागों के सचिव और अपर सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं वो रहेंगे। इसके साथ ही जो जिले हैं, जिलों के जिलाधिकारी और जिला उद्योग अधिकारी भी उसमें शामिल रहेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की जो टीम है, जो इसकी मॉनिटरिंग कर रही है, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कर रही है, वो भी उस सभागार में उपस्थित होगी और तमाम बिंदुओं पे गहराई से चिंतन और मंथन होगा। आगामी विधानसभा चुनाव की बहुत नजदीक आ गया धीरेन्द्र, ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव मोड में दिख रहे हैं, तो स्वराज योजना के अलावा और किन मुद्दों को लेकर के आप मुख्यमंत्री को एक्टिव देख रहे हैं इस वक्त उत्तराखंड में? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोजगार के साथ साथ जो भ्रष्टाचार है वो कम से कम हो, इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, उसको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है राज्य सरकार के कामों को लेकर के, वह है फाइलों की जो है गति, स्पीड, यानी कि जो कहते हैं कि सचिवालय में फाइलें धूल फाकती रहती हैं, जिससे सरकार योजनाओं की घोषणा तो कर देती है लेकिन वो पूरी नहीं होती, वो सिर्फ फाइलों में उलझ के रह जाती हैं। तो मुख्यमंत्री ने उसका एक दिन निश्चित कर दिया है कि जो भी फाइलें सचिवालय में आएंगी वो एक निश्चित समय सीमा के अंदर ही अपने गंतव्य तक पहुंचेंगी, और अगर कोई फाइल विलंब होती है तो उसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी। यह मुख्यमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है सोनिका, और उन्होंने लगातार कहा है कि जीरो पेंडेंसी की सरकार है उनकी, और जीरो पेंडेंसी जो उनका सिद्धांत है उसको धरातल पे उतारना है। लगातार वो सचिवालय के तमाम अनुभागों का भी उन्होंने दौरा किया, फाइलों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, और उन्होंने कहा है कि फाइलों में विलंब बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने जो वित्तीय अधिकार है वो आईएएस को, जो सचिव स्तर के लोग हैं उनको 5 करोड़ का अधिकार था, उन्होंने उसे 20 करोड़ कर दिया, जिससे जो योजनाएं हैं छोटी छोटी वो उलझे नहीं कि मुख्यमंत्री चुनाव के समय में व्यस्त हैं और योजनाएं उनके साइन के लिए उलझी हुई हैं, लटकी हुई हैं। तो इसको देखते हुए उन्होंने वित्तीय अधिकार भी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया है अधिकारियों को। तो आप समझ सकती है कि मुख्यमंत्री का पूरा फोकस है कि जो योजनाएं पहले से चल रही हैं उनकी स्पीड बढ़े, वो समय सीमा के तहत वो पूरी की जा सके, और जो नई योजनाएं हैं वो धरातल पर उतारी जा सके, उनमें वित्तीय मामलों को लेकर के कोई अवरोध न उत्पन्न हो, इसको लेकर के वो काफी सक्रिय हैं सोनिका। तो निश्चित रूप से दिसंबर तक सरकार के पास काफी उसकी झोली में सफलताएं होंगी। ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने दी कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लेकर किस तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, खासकर युवाओं पर पूरा उनका फोकस है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड में कोरोना काल में स्कूल खोलने के फैसले को चुनौती दी गई है। दरअसल कोरोना काल में स्कूल खोले गए, जिसके बाद उसे चुनौती दी गई। आज उत्तराखंड में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल याचिका दायर की गई थी स्कूल खोलने के फैसले पर, और आज उत्तराखंड में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 2 अगस्त से 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोल दिए गए। इस मामले में सोमवार को भी सुनवाई हुई थी और आज फिर से एक बार सुनवाई होनी है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना काल में स्कूल खोले गए और इस पर याचिकाकर्ता द्वारा याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी स्कूल खोलने के फैसले को, और इस मामले में सोमवार को भी सुनवाई हुई थी और आज एक बार फिर से सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें कि 2 अगस्त से ही 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को खोल दिया गया था, और आज एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई होने जा रही है। इस दौरान आपको बता दें कि कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं हाईकोर्ट की तरफ से भी सरकार को, आपको कि कोरोना काल में स्कूल खोला गया। हमारे संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, स्कूल खोलने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, सोमवार को भी इसमें सुनवाई हुई थी, तो क्या कुछ सोमवार की सुनवाई में सामने निकल के आया था?
जी बिल्कुल सोनिका, फिलहाल जिस तरीके से राज्य में स्कूल खोले गए हैं जिस तरीके से कॉलेज अभी भी बंद है, लेकिन स्कूल जो है वो चालित किए जा रहे हैं। हालांकि जो कोविड प्रिकॉशंस है उनका ध्यान रखा जा रहा है। तमाम जो रिपोर्ट है वो ऐसे स्कूलों से आ रही है कि इन सभी स्कूलों से जो कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर है वो फॉलो किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से फिलहाल अभिभावक जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों को स्कूल भेजने में कतरा रहे हैं, जिसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। उस पर सुनवाई हुई है और आज भी उस पर फैसला आना है। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से हाईकोर्ट सरकार के इस फैसले को लेता है और जो जनहित में याचिका दायर की गई है उस पर क्या फैसला अभी हाईकोर्ट करती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो स्कूल खोले गए हैं उसमें कक्षाएं जो चालू की जा रही है वो जाहिर तौर पर वहाँ पर कोरोना नियमों का पालन कराया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं यह डर है, यह संशय बना हुआ है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर की जो आशंकाएं हैं, इतनी गैदरिंग जब होगी स्कूल में तो कहीं ना कहीं थर्ड वेव का जो खतरा है वो ज्यादा पनप सकता है। जी विशाखा, जिस तरीके से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले गए, तो सरकार की तरफ से क्या प्लानिंग आपने देखी, तैयारी? देखिए बिल्कुल सोनिका, फिलहाल जब सरकार ने यह आदेश जारी किया कि आगामी जो अगस्त है उससे स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन उससे पहले की जो गाइडलाइंस है या ऐसे की जो SOP वगैरह है उसमें ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला कि सरकार स्कूल खोलने पर विचार विमर्श कर रही है। हालांकि सरकार ने कहा कि सारे स्कूलों का जो स्टाफ है वो वैक्सीनेट होना चाहिए और जितने कर्मचारी हैं, चाहे वो टीचर्स हैं या अन्य जो स्टाफ कर्मचारी है, उनका वैक्सीनेशन जरूरी है। जबकि कई स्कूलों से यह रिपोर्ट सामने आई है कि उन स्कूल्स के द्वारा ऐसे कई टीचर्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्टाफ है जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। हालांकि उनसे रिपोर्ट मंगाकर कहा गया है कि ऐसे स्कूल, ऐसे अध्यापक अपनी जो नाम है वो भेजिए और जाहिर तौर पर उनका वैक्सीनेशन पहले किया जाएगा, क्योंकि वो स्कूल में बच्चों के साथ रह रहे हैं और स्कूल में जिस तरीके से सरकार ने अभी खोलने के आदेश दिए हैं तो कहीं ना कहीं स्कूल के लिए और जो तमाम जो स्टाफ है स्कूल का वो वैक्सीनेट होना चाहिए। तो ये तैयारियों की जो कमी है कहीं ना कहीं धरातल पर उतरकर यह कमी देखने को मिलती है कि अभी स्कूल के सभी अध्यापकों का, सभी स्टाफ का पूरी तरीके से वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। इसके बावजूद वो बच्चों के साथ जिस तरीके से उठेंगे, बैठेंगे और पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों में संक्रमण का जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ सकता है। जी विशाखा, कोरोना काल में स्कूल खोलने के फैसले पर अगर बात करें अभिभावकों की या विद्यार्थियों की तरफ से, क्या रिएक्शन देखे गए? जी बिल्कुल सोनिका, जो कई बच्चे हैं 9वीं से जो 12वीं तक के बच्चे हैं, खासकर जो 12वीं के जो बच्चे हैं उनमें खासा इस बात से जो है वो सरकार के प्रति खुशी देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से बोर्ड को लेकर पिछले 1-1.5 साल से लगातार जो बोर्ड के बच्चे हैं 10वीं 12वीं करियर का एक अहम क्लास मानी जाती है और इन बच्चों को ऐसे में घर पर पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे कई बच्चे जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चों का कहना है कि सरकार का ये अच्छा कदम है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं या फिर 11th के बच्चे हैं, उनका कहना है कि फिलहाल सरकार को ऑनलाइन शिक्षा को ही जो है प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, या फिर अगर प्रायोरिटी नहीं रखती है तो पूरी तरीके से सरकार को जो फैसिलिटीज है, जो कोरोना बिहेवियर है, जानकारी आपने दी कि उत्तराखंड में कोरोना काल में स्कूल खोलेगा, किस तरीके से इस फैसले को चुनौती भी दी गई है। आज उत्तराखंड में एक बार फिर से सुनवाई होनी है, क्या कुछ रहेगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल विशाखा का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो कोरोना की बात करते हैं। कोरोना के मामले उत्तराखंड में लगातार कम होने लगे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के केस एक बार फिर से कम हो रहे हैं। 24 घंटे में 37 नए संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे के आंकड़े आपको बता रहे हैं, सिर्फ 37 नए मरीज मिले हैं। चमोली में 2 महीने का बच्चा और एक मां संक्रमित हुई है और इसी के साथ रुद्रप्रयाग और टिहरी में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार कम होते नजर आ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर सिर्फ 37 नए मरीज मिले हैं और एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और जबकि मरीजों के ठीक होने की संख्या की बात करें तो 42 मरीज ऐसे हैं जो ठीक होकर घर वापस लौट गए हैं और इस वक्त 576 सक्रिय मामलों की संख्या उत्तराखंड में है। लगातार कम होने लगे हैं केस। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। चमोली में 2 महीने का बच्चा हालांकि संक्रमित पाया गया है और मां भी संक्रमित पाई गई है। और वहीं रुद्रप्रयाग और टिहरी की बात करते हैं तो एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। उत्तराखंड के कई जिले ऐसे हैं जहां पर मरीज मिल रहे हैं, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जो कोरोना मुक्त भी हो गए हैं, एक भी केस सामने नहीं आ रहे हैं।
इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कोरोना से जुड़ी हुई। हालांकि प्रशासन भी लगातार तमाम व्यवस्थाएं कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, क्योंकि लगातार प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग को भी कि अलर्ट मोड पर रहे, क्योंकि तीसरी लहर की भी आशंका है। तो ऐसे में उत्तराखंड में कोई लापरवाही सरकार नहीं चाहती। वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो वैक्सीनेशन के अभियान को भी उत्तराखंड में तेज कर दिया गया है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर के अंत तक 100% लोगों को पूरा वैक्सीनेट कर दिया जाए। हमारे संवाददाता संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। संचित, कोरोना की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में मामले लगातार कम होने लगे हैं, जमीनी स्तर पर क्या हालात अब आप देख रहे हैं? देखिए सोनिका, मैं आपको बता दूं कि अगर बात उत्तराखंड की करें और कोरोना मामलों की करें तो इस वक्त जो कोरोना के मामले उत्तराखंड के अंदर है वो धीरे धीरे कम होते नजर आ रहे हैं। बात बीते 24 घंटे की करें तो बीते 24 घंटे में 33 नए मामले उत्तराखंड के अंदर कोरोना के आए, जिसमें बात चमोली की करें तो चमोली में 2 महीने का बच्चा और उसकी मां संक्रमित मिले हैं, जिसको लेकर के जैसे तीसरा लहर आने की बात बताई जाती है विशेषज्ञों द्वारा, उसमें जो पहला ये जो बच्चा संक्रमित मिला तो इससे कहीं ना कहीं छोटा सा अनुमान लगाया जा सकता है कि जो कोविड की तीसरी लहर आएगी वो कहीं ना कहीं बच्चों को प्रभावित करेगी। और जिसके लिए सरकार की अगर तैयारियों की बात करें तो सरकार ने जो तैयारियां है वो कर दी है, नीकू और पीकू वार्ड बना दिए गए हैं। और बात अगर जमीनी स्तर की इस वक्त के हालात कोरोना की करें तो इस वक्त के हालात जो कोरोना के वो कहीं ना कहीं थमते नजर आ रहे हैं। बात मौत के आंकड़ों की करें तो मौत के आंकड़े आप देख रहे हैं कि लगातार जो कम होते होते अब शून्य पे आकर के टिक गए। तो फिलहाल मौतों का आंकड़ा तो उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से थोड़ी बहुत ही लापरवाही पर्यटकों द्वारा उत्तराखंड के अंदर की जा रही थी, उसको लेकर के जिस तरीके से प्रशासन ने सख्ती बरती, उसके बाद से अब देखने को मिल रहा है कि जो पर्यटक जो उत्तराखंड के आकर के लापरवाही कर रहे थे अब उसमें भी थोड़ा राहत मिली है। साथ ही साथ अगर बात करें जो वैक्सीनेशन सेंटर की बात करें, वैक्सीनेशन सेंटर में कल आपने देखा कि किस तरीके से भीड़ लगी, उसको भी अब नियंत्रित कर दिया गया है। और साथ ही साथ अगर बात करें वैक्सीन की डोज की तो बीते 24 घंटे में 662 केंद्रों पे करीब 1 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया, जो सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर तक पूरे उत्तराखंड को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। उसको लेकर के जिस तरीके से वैक्सीन की कवायद चल रही है, वैक्सीन पूरी तेजी से पूरे उत्तराखंड के अंदर है और सारी चीजें अगर कोविड की लेकर के चले तो फिलहाल उत्तराखंड के अंदर जो कोविड का कहर है वो कहीं ना कहीं थमता नजर आ रहा है। संचित, आपने 2 महीने के बच्चे के संक्रमित होने की बात कही थी और तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि बच्चे ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं। तो प्रशासन तो तैयारी कर रहा है, लेकिन अस्पतालों में आप बच्चों के लिए क्या प्रबंध देख पा रहे हैं? संचित, देखिए, मैं अगर बात करूं अस्पतालों की और बच्चों के लिए जो प्रबंध की बात करूं तो सरकार ने जो फैसिलिटी जो बच्चों के लिए जो एक मानक तैयार करे थे कि इस मानक के तहत बच्चों का इलाज किया जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से बच्चों का देखभाल किए जा रहे हैं, माँ बाप को वैक्सीन लगाई जा रही है, जो सबसे पहला जो हथियार जिस तरीके से वैक्सीन को कहा जा रहा है कि वैक्सीन पहला हथियार है कोरोना से लड़ने के लिए, उसके बाद सबसे पहले जो वैक्सीन जो माँ बाप के लिए लगाई जा रही है सबसे पहले उसका काम चल रहा है। बात करें जो बच्चों के देखभाल के लिए जो वार्ड बनाए गए उनको पूरी तरीके से जो उपकरण वहां पर चाहिए, जो तमाम चीजें वहां पर हॉस्पिटल के अंदर चाहिए बच्चों के इलाज के लिए, वो सब चीज की जो फैसिलिटी है वो सरकार धीरे धीरे अपने जो स्वास्थ्य महकमा है उसमें तैयार कर रही है। संचित, जिस तरीके से वैक्सीनेशन अभियान में तेजी आ गई है उत्तराखंड में, कल मैंने तस्वीरें भी दिखाई कि लगातार लोग जागरूक भी हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं सेंटर्स के पास, तो आज क्या हालात है और कितनी तेजी इस वैक्सीनेशन में आज आप देख रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो करीब 1 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है। तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी तेजी से उत्तराखंड के अंदर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। और बात अगर केंद्र सरकार की करें तो केंद्र सरकार से अगर राज्य सरकार ने वैक्सीन की जो मांग की थी तो पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन राज्य सरकार को केंद्र सरकार से मिल रही है। उसको लेकर के जो वैक्सीनेशन का काम जो उत्तराखंड के अंदर चल रहा है वो काफी तेजी से चल रहा है। और बात करें जो हल्की तकनीकी समस्याओं की अगर मैं बात करूं तो तकनीकी समस्या कहीं ना कहीं उत्तराखंड में नजर आ रही थी, जिसको लेकर के अभी उस पर काम चल रहा है। कोविन पोर्टल में कुछ दिक्कतें जो तकनीकी समस्या है वो उत्तराखंड के अंदर थी, उसको लेकर के IT टीम काम कर रही है। और जो एक भ्रम लोगों के अंदर हो गया था कि विदाउट रजिस्ट्रेशन लोगों को वैक्सीन लगेगी, उसमें भी सरकार ने जो लोगों को अलर्ट किया, जागरूक किया, उसके बाद से अब लोगों को पता चल गया कि विदाउट। ठीक है संचित, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से कोरोना काल में उत्तराखंड में केस भी सामान्य हो रहे हैं और लोग भी जागरूक नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। उत्तराखंड में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मौसम का अपडेट आपको दे रहे हैं सीधे उत्तराखंड से। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है उत्तराखंड के लिए। इस वक्त की बड़ी जानकारी,
उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार मौसम का मिजाज उत्तराखंड में बदलता जा रहा है। मौसम ने सुबह से ही करवट बदलनी शुरू कर दी है। उत्तराखंड की जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह से ही मौसम बदलने की शुरुआत हो गई है उत्तराखंड में, और 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है उत्तराखंड के लिए। आपको बता दें कि इस वक्त उत्तराखंड में रुक रुक कर भारी बारिश भी हो रही है और सुबह से ही मौसम ने करवट ले ली है। उत्तराखंड के अंदर मिजाज पल पल बदल रहा है उत्तराखंड के मौसम का। मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी जारी कर रहा है कि सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि आने वाले दिनों में भारी बारिश उत्तराखंड में हो सकती है। और 2 दिन के लिए चेतावनी भी जारी की गई है कि अगले 2 दिन भारी बारिश उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। उत्तराखंड वासियों को इस वक्त अभी और राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अगर बात करते हैं उत्तराखंड वासियों को, तो इस वक्त जीवन अस्त व्यस्त लोगों का हो गया है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में बीते कई दिनों से बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में लोगों को बेहद परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लगातार प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। प्रशासन भी तमाम व्यवस्थाएं अपनी तरफ से कर रहा है। उत्तराखंड से मौसम का अपडेट आपको दे रहे हैं। अगले 2 दिन भारी बारिश उत्तराखंड में होने वाली है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, मौसम का मिजाज उत्तराखंड में एक बार फिर से बदल गया है। इस वक्त कैसा मौसम है, बताइएगा। जिस तरीके से मौसम का मिजाज एक बार फिर उत्तराखंड में बदला हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से आज सुबह से ही बारिश रुक रुक कर उत्तराखंड में हो रही है। सभी इलाकों में बारिश रुक रुक कर हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी भारी बारिश देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि अगले 2 दिन तक कहीं न कहीं जो भारी बारिश है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि अभी हाल में हमने देखा कि कुछ दिन पहले भी बारिश का मौसम जो था लगातार बारिश से रुक रुक कर हो रही थी, और अब एक बार फिर कल जिस तरीके से धूप निकली और उसके बाद जिस तरीके से पहाड़ धंसने की बात सामने आई, कुछ तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि कुछ जगह पर पहाड़ धरके, और लेकिन एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है कि जिस तरीके से अभी की बात करें तो अभी भी बादल छाए हुए हैं और तमाम जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। सोनिका, धनराज, लगातार बारिश हो रही है, तो कैसे आप लोगों के जीवन में इस वक्त चुनौतियां देख रहे हैं उत्तराखंड में? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही है तो कहीं ना कहीं लोगों के सामने जरूर चुनौतियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा दिक्कतें जरूर लोगों को सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ दरक जाते हैं और काफी रोड भी जाम हो जाते हैं कहीं, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। तो वहीं मौसम विभाग ने भी साफ तौर पर जो 2 दिन का अलर्ट जारी किया और साफ तौर पर एक चेतावनी जारी की है। साफ तौर पर यात्रियों को कहा है कि अभी पहाड़ों का रुख न करें, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं भूस्खलन की जो खबरें होती हैं वो सामने आती हैं, और जिससे कहीं ना कहीं एक नुकसान और जनहानि होने की संभावना रहती है। तो उसको लेकर शासन प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है, और साफ तौर पर देखा भी जा रहा है कि शासन प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ की टीम की बात करें या एसडीआरएफ की बात करें, लगातार आपदा प्रबंधन की टीम भी लगातार अलर्ट मोड पर है। और जो नदी के आसपास के किनारे हैं, मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो जो नदी के आसपास के लोग हैं उनको हटाने की बात भी लगातार की जा रही है। लेकिन कल हमने आपको दिखाया, कुछ वीडियो हमने आपको दिखाई थी कि जिस तरीके से नदी के किनारे लोग बचे हैं और उनके बच्चे जो है नदियों के बीच में खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक चूक जरूर प्रशासन की कही जा सकती है। ठीक है धनराज, मौसम लगातार बदल रहा है उत्तराखंड का। तमाम जानकारी आपने दी कि मौसम किस तरह बदल रहा है, बहुत शुक्रिया। तो तमाम उत्तराखंड की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।